मैं पुनीत आप सभी का स्वागत करता हूँ फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज के एक और नई वीडियो में। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए बेहद डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको जंगल में जाना तो दूर, उसके नाम से भी डरने लगेंगे। आज की कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए आपका बिना वक्त गवाए आज की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम टैल है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खुद मेरे साथ ही पेश आई है। तो चलिए मैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। यह बात करीब 9 या 10 साल पुरानी है। मैंने यह कहानी बहुत लोगों को सुनाई है, दोस्तों को, परिवारों को, या जब भी किसी बात में कोई सुपर नेचुरल चीज़ की बात आ जाती है तो मैंने वहाँ भी इस कहानी को बताया है। लेकिन हमेशा मैं इस कहानी का थोड़ा सा ही हिस्सा बताता हूँ। कुछ बातें मैं जानबूझकर छोड़ देता था, क्योंकि सच बताऊँ तो आज भी उस रात की कुछ बातें याद करके मेरे अंदर डर सा लगता है। शायद उसी का असर है कि मैं कभी भी इसे डिटेल में नहीं बता पाया। अब तक सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को ही यह बात मैंने पूरी बताई है। मैं किसी को यह यकीन दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि यह बात सच है या नहीं। आप चाहो तो मुझ पे यकीन कर सकते हो और ना चाहो वो आपकी मर्जी है। मैं आपसे बिल्कुल बहस नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे मैं झूठा तो नहीं कह सकता। तो बात उन दिनों की है जब मैं वेल्स नाम के एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। ऐसा तो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। उस वक्त अप्रैल का आखिरी या मई की शुरुआती की बात रही होगी। मौसम बेमिसाल हो गया था, गर्मी भी नहीं थी और ना ही सर्दी थी। बहुत सुकून वाला मौसम था। यह मेरी ट्रिप का दूसरा दिन था। मेरा वहाँ पे 3 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन जो उस रात हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैं अगली सुबह ही वहाँ से भाग गया। रात को मैं टेंट में था, किताबें पढ़ रहा था और बियर पी रहा था, और फिर करीब 12 बजे ही मैं सो गया। नींद आ गई थी मुझे, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो होता है ना एक आखिरी स्टेज, जब इंसान की आंखें भारी होने लगती है और आंखें बंद पड़ने लगती है। सेम वैसा ही हाल मेरा था कि तभी मुझे बाहर से कोई सुर में गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहली बार में तो लगा कि कोई 40 या 50 फीट दूर होगा, लेकिन जो बात डरावने वाली थी वो ये थी कि वो आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर ये गाना गा रहा हो। ना एक भी सुर टूटा था और ना ही कोई झिझक, सीधा गाना जैसे दिल में उतर जाए। मैं समझ नहीं पाया कि क्या वो मर्द की आवाज़ थी या फिर औरत की, और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांसें अब तेज हो रही है। सच में मुझे उस पल ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फिल्म का एक हिस्सा बन गया हूँ। मैंने अभी तक टेंट से बाहर नहीं देखा था, पर आवाज़ पास आती जा रही थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर हिम्मत जुटाई और टेंट की जिप धीरे धीरे करके खोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैंने अपना सिर बाहर निकाला, वो यह सोचकर कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए। और यकीन मानो, जैसे ही मैंने सिर बाहर निकाला वो गुनगुनाहट की आवाज़ अचानक बंद हो गई। वह आवाज़ धीमे तरीके से नहीं बंद हुई थी और ना ही ख़त्म होने का कोई एहसास। वह आवाज़ एकदम पोज हो गई थी। उस वक्त लगा कि शायद कोई मुझसे मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। शायद उसने स्पीकर यूज़ किया होगा इस गाने को चलाने के लिए। इसी सोच में मैंने ज़ोर से चिल्लाया, मजाक बहुत हुआ तुम्हारा, भाग जाओ यहाँ से। 10 सेकंड तक तो सब कुछ चुप रहा। मैंने सोचा अब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं टेंट के अंदर दोबारा गया और टेंट बंद करने लगा, उसी वक्त फिर से वही गुनगुनाहट की आवाज़ आई, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा पास से और बिल्कुल अपोजिट दिशा से वह आवाज़ आ रही थी। यह सुनते ही मेरा कलेजा मुंह में आ गया, क्योंकि कोई भी इंसान इतने कम वक्त में एक जगह से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता, वो भी बिना कोई आवाज़ किए।
चांद की हल्की सी रोशनी थी जिसकी वजह से थोड़ा दूर तक देखा जा सकता था। मैं अंदर से सोचने लगा कि शायद 2 या 3 लोग होंगे जो मिलके मेरे साथ ये प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर मैं टेंट से बाहर निकल गया और उसी दिशा की ओर बढ़ा जहां से वो गाने गाने की आवाज आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे गया, मैंने उस चीज को देखा। एक पेड़ की आड़ में करीब 15 फीट दूर कोई तो खड़ा था। एक लंबा इंसानी आकार जैसा दिखने वाला जीव, लेकिन वो इंसान की हाइट से बहुत ही लंबा था, तकरीबन 8 या 9 फीट ऊंचा। उसके हाथ पैर बहुत पतले थे, बहुत ही ज्यादा पतले। इतने पतले तो किसी इंसान के हाथ पैर हो ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ पैर को खींचकर लंबा कर दिया हो। सिर थोड़ा छोटा था, लेकिन आगे से थोड़ा निकला हुआ जैसे किसी हिरन का होता है। उसके सिर के ऊपर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बड़े बड़े सींग हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी हल्की हल्की परछाई मुझे नजर आ रही थी अंधेरे में। ऐसा लग रहा था कि वो खुद एक परछाई है। वो एकदम शांत खड़ा था और मेरी ओर देखता और थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह पर खड़ा होके अपनी ही जगह पर हल्का हल्का हिलता है ना, ठीक वैसे ही। लेकिन मुझे साफ लग गया था कि यह कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई ये मूर्ति है। यह कोई जिंदा चीज थी और मेरी मौजूदगी का एहसास उसे हो चुका था। उस वक्त मुझे डर लगा जो मैं कभी महसूस नहीं कर पाया था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे और सांसें थम गई थी। दिमाग कह रहा था भागो यहाँ से, लेकिन शरीर एकदम पत्थर बन गया था। और फिर उस चीज ने मेरा नाम गुनगुनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह आवाज किसी गाने जैसी नहीं थी, बल्कि वो आवाज खुद मेरी ही थी। वो मेरी ही आवाज में गाने गुनगुना रहा था। सुनने में भले ही मेरी आवाज लग रही थी, लेकिन उस आवाज में कुछ तो गड़बड़ी थी, जैसे कोई मशीन आवाज निकाल रही हो, एकदम बेजान आवाज, जैसे किसी ने मेरी आवाज को रिकॉर्ड किया हो और फिर उसे दोबारा चलाकर उसे गड़बड़ करती हो। हर शब्द, हर सैंपल्स थोड़े थोड़े बिगड़े हुए थे। ये सब मुश्किल से 10 सेकंड चला होगा, लेकिन मुझे लगा जैसे समय वहीं थम गया हो। और तभी जैसे कोई स्विच ऑन हुआ हो और मुझे होश आया। मैं तुरंत अचानक से ना मुड़ा और जितनी तेज हो सकता था दौड़ पड़ा। सिर्फ पजामा और मोजे ही पहने हुए थे मैंने। बिना चप्पल, जूता, बिना टॉर्च, कुछ भी नहीं था मेरे। बस मैं भागता गया बिना देखे कि मैं किधर जा रहा हूँ। करीब 2 मिनट दौड़ने के बाद एक पेड़ के पास रुका मैं। सांसें बहुत तेज चल रही थी मेरी। जंगल पूरी तरह से शांत था, ना पत्तों की आवाज और ना ही किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उस पेड़ के नीचे तकरीबन 2 घंटे तक बैठा रहा बिना हिले। फिर जब थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना टेंट के पास वापस चला जाए, क्योंकि मेरी कार की चाबी और मेरा फोन वहीं था और वहां से लौटने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। किस्मत से जंगल बहुत घना नहीं था और मैं उतना दूर भी नहीं आया था जितना मैंने सोचा था। मैं टेंट के पास वापस गया, जल्दी से फोन और चाबी उठाई और सीधा कार तक पहुंचा। उस रात मैंने सारी रात कार के पिछली वाली सीट पर बैठकर रात गुजारी। कांपता रहा और सोने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। सुबह हुई तो मैं वापस टेंट के पास गया और सारा सामान समेटकर वापस मैं अपने घर आ गया। और फिर 15 दिन बाद मैंने टीवी में एक न्यूज़ देखी। वहाँ पर एक जंगल के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पर तकरीबन 3 दोस्तों की लाश पाई गई है। वे लड़के वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए गए थे, पर किसी जानवर ने उनकी बुरी तरीके से यह हालत कर दी थी। टीवी में यहाँ तक कि उनकी बॉडी तक को नहीं दिखाया जा रहा था, उनकी बॉडी को भी ब्लर करके दिखाया जा रहा था, क्योंकि शायद उनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में पाई गई थी। जब मैंने उस जंगल के बारे में सुना तो मुझे पता चल गया कि ये वही जंगल है जहाँ पर मैं गया था। और मुझे तभी ध्यान आया कि शायद ये सब उसी जीव ने किया है। ये सब सुनने के बाद
तो मैं और ज़्यादा डर गया। मैं भगवान का शुक्र मनाने लगा कि चलो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और मेरी जान बच गई। मेरा नाम माऊ है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ पेश आई है। तो चलिए मैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अपालाचियन पहाड़ियों के किनारे एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जॉर्जिया में। चारों तरफ जंगल है, स्टेट पार्क्स और सुनसान ट्रेल्स। देखने में यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की जिंदगी वैसी नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी और बस वॉलमार्ट जैसी कुछ जॉब्स हैं। मैं फ्रीलांस टेक्निकल राइटर हूँ, तो ऑनलाइन काम से मेरा गुजारा हो जाता है, नहीं तो मुझे भी शायद ये शहर छोड़ना पड़ता। मेरे कस्बे के पूर्व में एक बहुत बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है। पूरा का पूरा इलाका घना और सुनसान और डरावना है। मैं वहाँ पर अपने डॉग के साथ वॉक पर और हाइकिंग करता रहता था, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं हमेशा ही थोड़ा सा डरा होता था। कभी कभी अजीब लोग दिख जाते और साथ ही में ट्रेल हेड पर कई बार टूटी हुई कांच बिखरे होते। लोग चोरी चकारी भी करते हैं वहाँ। एक बार की बात है, मैं, जैकेब और आइजैक हम तीनों पेंटाबॉल खेलने के लिए उसी जंगल में गए। सोचा कि वहीं रात को कैंपिंग भी कर लेंगे। शाम तक हम खेलते रहे और जब हम अपनी कैंप साइट पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहाँ पर कोई चर्च नाम का ग्रुप पहले से ही वहाँ मौजूद है और पूरी जगह वहाँ पर भरी हुई थी। अब रात हो रही थी और हमें कहीं रुकना था। हम और अंदर गए। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था और नेटवर्क भी गायब हो गए थे। करीब 1 घंटे बाद हमें एक पुरानी सी सड़क मिली। सामने एक मिट्टी का टीला था और टूटी हुई लोहे की बैरिंग। हमने कैसे कैसे करके वो मिट्टी का टीला पार किया। कुछ मील अंदर गए और एक छोटी सी खुली सी जगह मिली हमको। पास में नाला था। एक प्लाईवुड की टेबल पड़ी हुई थी जो कि पास में जुड़ी हुई थी। मुझे यह देखकर थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, रुकने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जब हम लोग कैंप सेट कर रहे थे, मैंने देखा कि आसपास बहुत कचरा फैला हुआ है। एक हरी बोतल उठाई मैंने, जिसमें कीटनाशक की दवा थी। थोड़ा अजीब तो लगा कि कोई इंसान इतनी दूर जंगल में अपना घर का कचरा क्यों फेंकेगा। फिर भी हमने टेंट लगाया, खाना बनाया और बियर पी और चिली खाई। तभी पास की एक पहाड़ी के उस पार से हमें एक हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ी। पहले तो लगा कि चांद की रोशनी होगी, कोई चीज ही नहीं दिख रही थी, बस हल्का सा उजाला था। हमने सोचा कोई और कैंपर होगा, लेकिन उस जगह और उस वक्त वहाँ और किसी का होना तो नामुमकिन है। थोड़ा रम पीने के बाद मैंने और जैकेब ने तय किया कि हम वहाँ पर चलकर देखते हैं। आइजैक बोला, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग के लिए यहीं पर रह के पॉपकॉर्न बनाता हूँ। जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे, देखा कि हर पेड़ की छाल नीचे से उतरी हुई है, जैसे किसी ने जानबूझकर उन सारे पेड़ों की छाल निकाल दी हो। उस पेड़ पर अजीब से खरोचे जाने के निशान थे। जैकब ने हंसता हुआ बोला, ये जरूर किसी भूत का काम होगा। हम नशे में थे और बस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। तभी जैकब अचानक से फिसल गया और जोर से चिल्लाया, ओह शिट। उस पल वो रोशनी जो आ रही थी अचानक कहीं गायब हो गई। हम दोनों एकदम शांत हो गए और बिना कुछ बोले पीछे मुड़कर चल पड़े। रास्ते में हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे कदमों पर और हमारी हरकतों पर नजर रखे हुए है। हमने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और चुपचाप चांद की रोशनी में कैंप की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम कैंप के पास पहुंचे, हमने देखा कि कोई आइजैक जैसा दिखने वाला इंसान टेंट के पास चल रहा है। हुड्डी वाली जैकेट पहनी हुई थी उसने और हाथ में हमारी पेंटाबॉल गन थी। हमने सोचा शायद आइजैक ने जैकेट बदली होगी और पेंटाबॉल गन निकाली होगी, लेकिन जब हम पास पहुंचे तो हमने देखा कि आइजैक टेंट के अंदर से लड़खड़ाता हुआ बाहर आया
और उल्टी करने लगा। हमने बोला, भाई तू तो अभी बाहर टहल रहा था पेंटाबॉल गन के साथ। वो चौंक कर बोला, क्या? नहीं यार, मैं तो टेंट में ही था। ज़्यादा बियर पीने की वजह से मुझे उल्टी होने लगी, और पेंटाबॉल तो ट्रंक में ही लॉक हुआ होगा ना। हम भागकर ट्रंक को चेक करने गए। गन वैसी की वैसी ही थी, ट्रंक अभी भी लॉक था। अब दिल में एक अजीब सा डर आने लगा। हमने सोचा आखिर फिर वो कौन था जो टेंट के पास घूम रहा था। अब डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हमने टेंट वैसे ही समेटा, सब कुछ ट्रंक में फेंका और वहाँ से चल पड़े। जैसे ही हम उस मिट्टी के टीले के पास पहुंचे तो हमने देखा कि जो लोहे की बैरिंग अभी कुछ समय पहले जब हम यहाँ आए थे तो झाड़ियों में पड़ी थी, अब वापस वो उसी जगह पर सीधी खड़ी कर दी गई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर आया है और दोबारा उस बैरिंग को वहाँ पर खड़ा कर गया था। मैंने ट्रंक के मेटल गार्ड से धीरे से उसे टक्कर मारी तो वो बैरिंग अचानक गिर पड़ी। हम तेजी से वहाँ से निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें पीछे से एक रोशनी दिखाई दी। वो पीली रोशनी थी। बस वो चीज़ चुपचाप हमारा पीछा कर रही थी। हमें लगा शायद कोई गाड़ी होगी, क्योंकि जैसे गाड़ी के 2 हेडलाइट होते ना, सेम वैसी ही पीली कलर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन वो हमसे दूर थी। जब हर बार सड़क का एक मोड़ आता तो वो हमसे थोड़ी ओझल हो जाती, और जैसे ही सड़क सीधी होती वो फिर से हमें दिखाई देने लगती। वो कभी भी हमारे पास नहीं आती, वो हमसे हमेशा ही दूरी रहती थी। और तभी फिर से एक मोड़ आया, और जब हम उस मोड़ पे मुड़े तब जाके हमने पीछे देखा, और तब हमने उस चीज को देखा था। वह कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक लंबा पतला इंसान जैसी कोई आकृति थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ। आंखों की जगह 2 पीली रोशनी चमक रही थी। उसके हाथ जमीन तक लटके हुए थे। वो देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। वह हमसे छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारा पीछा कर रहा था। उसे देखने के बाद हम बहुत तेज भागने लगे। हमको भागता हुआ देख उसे भी शायद अनुमान लग गया था कि अब उसको हमने देख लिया है। वो अब हमारे पीछे और तेज से आने लगा। हम लोग बुरी तरह से डर गए थे, और भागते भागते हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। उस चीज ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। और तभी हम एक सड़क पे पहुंचे। सड़क पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो चीज अब हमारा पीछा नहीं कर रही है। उसके बाद भी हम नहीं रुके और सड़क से सीधा अपने घर की तरफ भागने लगे कि तभी हमने उस जीव को सामने देखा। वो जीव अब और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके मुंह से कुछ तो टपक रहा था। अब पता नहीं वो चीज क्या थी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, और तभी उसने एक जोर की चीख मारी और हमारी तरफ दौड़ कर आने लगा। अब हमें ऐसा लग गया था कि अब हम जिंदा नहीं बचने वाले। और तभी दूर से हमें एक ट्रक तेजी में आता हुआ अपनी तरफ नजर आया, और देखते ही देखते उस ट्रक वाले ने उस जीव को जोर से टक्कर मारी। वो ट्रक ड्राइवर खिड़की से बाहर देखा और उसने कहा, तुरंत जल्दी ट्रक में चढ़ जाओ। हम बिना सोचे समझे ट्रक के पीछे लटक गए, और ट्रक वाले ने तेजी में ट्रक भगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हम उस जगह से निकल गए, और तभी ट्रक ड्राइवर हमारे पास आया और उसने हमको बताया कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि मैं वहां पर आ गया, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं बचते और उस वेंडिगो का शिकार हो गए होते। हमने पूछा, वेंडिगो ये क्या चीज होती है? उस ड्राइवर ने बताया कि वेंडिगो एक ऐसा शैतान होता है जो आधा तो किसी इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसका पूरा शरीर किसी इंसान की तरह नहीं होता। वो आधा हिरन और आधा इंसान जैसा दिखता है। उसकी आंखों की जगह 2 पीली रोशनी चमकती है। वो नरक का एक ऐसा भूखा शैतान है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती है, और वो उसको इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इंसान को मार कर खाना बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग की किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ आ गया, नहीं तो आज तुम तीनों जिंदा नहीं रहते।
उसकी यह बात सुनकर हम तो बहुत ही ज़्यादा डर गए, बहुत ही ज़्यादा, और अपने अपने घर चले गए। और उस दिन के बाद मैं कभी भी कैंपिंग पर नहीं जानता, और जब भी मैं कैंपिंग के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आप बीती। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की तरफ जो जंगल में ही पेश आई है। आप लोगों ने मिसिंग 41 की बहुत कहानियां सुनी होगी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कहानियां भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कुछ रहस्यमयी कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी पहली घटना है वो रॉबर्ट विल्सन के साथ घटी है। आगे की कहानी हम ऐसे ही सुनेंगे। अब बात करें ऑरेगन की। यहाँ के जंगल बेहद घने और रहस्यमयी और खूबसूरत है, लेकिन इंसान और सुकून भरे पहाड़ों के पीछे कई गहरे राज छुपे हुए हैं। ये राज्य न सिर्फ बिगफुट जैसे प्राणियों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर लोग लापता भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। रोरिंग रिवर वाइल्डनेस एरिया, जो माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट के साउथ वेस्ट हिस्से में है, यह इलाका 2009 में ही आम लोगों के लिए खोला गया था। लेकिन इतनी नई जगह होने के बावजूद यहाँ भी नए दर्दनाक हादसे सामने आने लगे। रॉबर्ट यहाँ पे कैंपिंग के लिए गया था। उसने यूएस फॉरेस्ट सर्विस में अपना वाइल्डनेस परमिट भी फाइल किया था। वह 16 जुलाई तक लौटने वाला था। रॉबर्ट अपनी यात्रा पर निकल गया था, लेकिन फिर वो अचानक से कहीं जंगल में गायब हो गया। उसका भाई जब रॉबर्ट के कैंप साइट पर पहुंचा और जब वहां पर रॉबर्ट उससे नहीं मिला और न ही कोई निशान मिला, तब जाकर उसने मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई। रॉबर्ट की कार जंगल में खड़ी मिली और जांच करने में पता लगा कि वह करीब 5 मील अंदर मिडल रॉक लेक के पास अपना टेंट लगाने गया हुआ था। कुछ हाइकर्स और कैंपर्स ने उसे इसाकाडा से 29 मील दूर एक इलाके में देखे जाने का दावा किया था। शक ये था कि रॉबर्ट शायद मछली पकड़ने के लिए रॉक लेक बेसिन की तरफ गया है, क्योंकि उसके कैंप से सिर्फ फिशिंग रॉड और टैकल्स बॉक्स ही गायब थे। वह इलाका ट्राउट मछलियों के लिए बहुत जाना जाता था। सर्जेंट जेम्स रोहेट्स, जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शायद रॉबर्ट को हाइक करते समय चोट लगी होगी। जंगल का मौसम उतना ठंडा तो नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाए। इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण सर्च ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ रही थी। 70 लोग प्रोफेशनल और वॉलेंटियर मिलकर रॉबर्ट को ढूंढने निकले। हेलीकॉप्टर्स, डॉग स्क्वाड और यहाँ तक कि एयरफोर्स की भी मदद ली गई थी। सर्च के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये लगा कि शायद ये सब रॉबर्ट का ही होगा, लेकिन हर बार उसके भाई ने देखकर यही कह दिया कि नहीं, ये चीज़ रॉबर्ट की नहीं है। 8 दिन बाद उस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। ना कोई बॉडी मिली, ना खून, ना किसी जानवर के हमले का सबूत और ना ही कोई सुराग। आज भी यह केस अधूरा और अनसुलझा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रॉबर्ट अचानक से कहाँ गायब हो गया और उसके साथ ऐसा क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो दूसरी घटना है वो माइकल बोबो के साथ घटी है। 2 अक्टूबर 1998 की बात है। माइकल बेबो उस वक्त 36 साल का था। वह कुछ हफ्तों पहले ही राउच रिवर नेशनल फॉरेस्ट के इलाके में कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। वुड रूफ मिडाउस में वहीं पर वो लकड़ियां काटने का छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहा था। माइकल का प्लान था कि वो 3 अक्टूबर को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर जाएगा, लेकिन जब उसके दोस्त उसे लेने आए तो वो कहीं नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि माइकल के पास खुद का कोई वाहन नहीं था, यानी वो अपने कैंप से बिना मदद कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। जैसे ही उसके दोस्तों ने पाया कि उनका दोस्त माइकल यहाँ पे नहीं है, उन्होंने तुरंत नेशनल फॉरेस्ट रेंजर को उसकी मिसिंग रिपोर्ट दी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि माइकल अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर कहीं चला गया था। ना कपड़े, ना कीमती चीजें, ना कैंपिंग गियर, कुछ भी उसने नहीं लिया था। जो कपड़े उसने पहने हुए थे उसी में वह कहीं चला गया था और वो कभी वापस नहीं आया। फॉरेस्ट रेंजरों ने पूरा इलाका छान मारा
माइकल के कैंप साइट भी अच्छे से चेक किए गए। ना कोई हमले का निशान, नहीं किसी हिंसा का सबूत। लेकिन अफसरों का मानना था कि माइकल शायद अपनी मर्जी से वहां से नहीं गया। लेकिन अफसरों का यह मानना है कि माइकल बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया है। अब तक जो भी सामने आया वो बाकी अनसुलझे केस ही जैसे लगते हैं। 1998 में राउ वैली के इसी इलाके से 2 और लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़े अनदेखे का सच? डिटेक्टिव बेन हुप्स कहते हैं, हमें नहीं पता कि असल में सच क्या है, हमें नहीं पता कि असल में क्या हुआ है। इसी के साथ हम अपनी तीसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं, जो रॉय स्टीव नाम के एक व्यक्ति के साथ घटित थी। रॉय स्टीव जो कैस्काडा माउंटेन में रहता था। यह घटना है 16 नवंबर 2005 की। रॉय एक रेस्टोरेंट में काम करता था जिसका नाम था ओडेल लेक लॉज। उसे आज सैलरी मिली थी तो उसने अपनी बीवी को कॉल किया और उसे बोला कि चलो आज हम कहीं डिनर पर चलते हैं। लेकिन उसकी बीवी बीमार थी तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। रॉय फिर अपने कुछ दोस्तों को लेकर एक लोकल बार में चला जाता है। कुछ घंटों के बाद रॉय ने अपनी पत्नी को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि अब वो घर आ रहा है, लेकिन फिर वो घर कभी पहुंचा ही नहीं। जब 2 दिन बीत गए और कोई खबर नहीं मिली, तब उसकी पत्नी ने 18 नवंबर को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। रॉय कभी कभार देर से आता था लेकिन हमेशा बता कर आता था और इस तरह बिना बताए कहीं गायब नहीं होता था, और अब बिना बताए कहीं गायब हो गया था। उसकी पत्नी और उसके बेटे खुद से ही उसे ढूंढने निकल पड़े, जबकि उसकी पत्नी की अभी कुछ ही समय पहले टिपिकल बाईपास सर्जरी हुई थी। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो किसी ने बताया कि रॉय शायद अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। रॉय के शरीर पर कुछ निशान थे जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। उसके बाएं कंधों पर एक बिच्छू का टैटू बना हुआ था। थैंक्सगिविंग डे 2005 को कुछ हाइकर्स वाल्डो लेक रोड पर जा रहे थे तो उन्होंने एक कार को देखी जो बहुत ही अजीब तरीके से पार्क की गई थी। पुलिस ने आकर चेक किया तो वो रॉय स्टीव की ही गाड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह गाड़ी घर के उल्टे दिशा में मिली थी और गाड़ी के पैसेंजर सीट पे एक वॉलेट रखा हुआ था और उसमें पैसे भी रखे हुए थे। गाड़ी के पास उल्टी किए जाने के निशान भी थे। वो गाड़ी का मुंह सीधा जंगल की ओर जा रहा था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि रॉय और उसके दोस्तों के बीच शायद उस रात झगड़ा हुआ होगा, लेकिन उसकी बीवी ने बताया कि ऐसा नहीं है। रॉय और उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। रॉय की फैमिली ने बहुत कोशिश की लेकिन लोकल ऑफिसरों ने जंगल में सर्च करने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत खतरा है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई भी लोकल आदमी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अक्सर जब कोई लापता होता है तो पूरा समुदाय जुट जाता है, लेकिन यह जंगल की बात थी इसीलिए कोई आगे नहीं आया। सब लोग जानते थे कि जंगल में कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है। आज तक रॉय स्टीव का कुछ भी पता नहीं चला, ना बॉडी मिली, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई चश्मदीदा गवाह। सब कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन क्या सच है कोई नहीं जानता। मेरा नाम ऑस्कर है और मैं यूनाइटेड स्टेट मारीन कोर्प में एक क्रोपल हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत या सुनी सुनाई बात नहीं है। यह मेरी खुद की यूनिट के साथ हुआ था। यह बात कुछ साल पहले की है जब हमारी अल्फा 2 यूनिट जो फर्स्ट कॉम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन की थी एक जॉइंट माउंटेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए ब्रिजपोर्ट कैलिफोर्निया में भेजी गई थी। वहां हमें एक विक्टर यूनिट के साथ ट्रेनिंग करनी थी। कैंप पैडिल्टन से निकलने से पहले एक बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, कैसे हम ऑक्सीजन के कारण लोगों को चक्कर आ जाते हैं या कभी कभी हेलुसिनेशन भी हो सकती है। साथ ही में हमें वहाँ की कुछ अजीब घटनाओं के बारे में भी बताया गया था। कुछ मारीन्स ने तो ये तक कहा कि उन्होंने रात में अजीब सी परछाइयों को चलता हुआ देखा है। खैर, जब हम ब्रिजपोर्ट पहुंचे तो हमें 2 दिन सब कुछ समझने के लिए मिले ताकि हम हाई एल्टीट्यूड के वातावरण में ढल सके।
उन 2 दिनों में हमने आसपास की पहाड़ियों को एक्सप्लोर किया और हाँ, कुछ ऐसे पहाड़ भी चढ़े गए जहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वहाँ से जो भी फोटो खींचे गए वो वाकई में बहुत कमाल के थे। और असली अजीब बात तो 2 हफ्ते बाद शुरू हुई। हम लोग अक्सर मजाक करते रहते थे कि सोते सोते हमें कोई उठा न ले जाए या फिर कोई जंगली जानवर हम पे हमला ना कर दे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी हंसी बंद कर दी। उस रात एक ऑपरेशन चल रहा था, नाम कुछ कूल सी करके था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, शायद कॉम्बैट ऑपरेशन का ही कोई कोड था। हम ब्रिजपोर्ट के सबसे ऊंचे लैंडिंग जोन जो कि LJ आउल पर थे, वहां हमने अपना टेंट लगाया और रात बिताने की तैयारी की। अब हमारे टेंट जिस पेड़ से बांध रखा था वह एक बड़ी सी चट्टान के पास उगा हुआ था और वहां से सब शुरू हुआ और वहीं से सब शुरू हुआ। तभी मेरी नज़र मेरे एक साथी पर पड़ती है जिसका नाम रेम्बो था। अपने नए बॉयनेट को राइफल पे लगा रहा था। जिसको बॉयनेट नहीं पता, मैं बता दूं कि एक लंबी चाकू जैसी चीज होती है जो कि राइफल के आगे लगाई जाती है। मैंने उससे बोला, अबे रोम्बो, वो चाकू अंदर रख, पहले ये टेंट लगाने में हमारी मदद कर। वो बोला, भाई ये चाकू नहीं है, ये बायोनेट है और देख तो सही कितना कूल लग रहा है ये। मैंने बोला, कितने में पड़ा ये तमाशा? उसने हंसते हुए कहा, बस $250। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उससे कहा, कोई इसके साथ डिस्काउंट भी मिला है क्या तुझे? उसके बाद हम सभी हंसने लगे। खैर मजाक तो चलता रहा, लेकिन उस रात जब हम सोने चले गए तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। रात के कई 2-2:30 बजे होंगे, कुछ हलचल सी आवाज हुई। मैंने आंखें खोली तो महसूस हुआ कि कोई पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चल रहा है। वो कोई जानवर तो नहीं था, उसके चलने का अंदाज बिल्कुल अलग था, बहुत धीमे रेंगने जैसा। और अजीब बात यह थी कि उसकी बॉडी बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना बालों वाली थी। उसका चेहरा तो इंसान जैसा था और जानवरों के बीच का कोई अजीब मिश्रण लग रहा था। आंखें काली और गहरी और सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं बिल्कुल पत्थर सा जम गया था, ना कुछ बोल पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। वो चीज़ बस चुपचाप हमें देख रही थी और फिर धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हुई। जब सुबह हम उठे तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन एक और मारीन जिसने पूरी रात जागकर वहाँ पे ड्यूटी दिया था खुद आकर बोला, भाई तुमने वो चीज़ देखी थी क्या? वो चट्टान के पास रात को खड़ी थी। तब मुझे यकीन हुआ कि यह कोई हेलुसिनेशन नहीं था। ब्रिजपोर्ट की वे रात मुझे जिंदगी भर याद रही और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, जो कुछ भी मैंने देखा था। अब पता नहीं वो क्रोलर था या रेक, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि क्रोलर और रेक एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि वो चीज़ बस हमें देख रही थी, उसने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, नहीं तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता। यह घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे भाई के साथ घटी है। कुछ साल पहले मैं और मेरा भाई जेसन कोलोराडो शिफ्ट हुए थे। हम दोनों हमेशा से पहाड़ों के पास रहना चाहते थे, लेकिन अकेले रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने डेनवर के पास ही एक होम टाउन किराए पे लिया था। वो जगह परफेक्ट थी क्योंकि वहाँ से पहाड़ लगभग 10 या 15 मिनट की दूरी पर ही थे। लेकिन एक दिक्कत थी, वहाँ की हाइकिंग और कैंपिंग ट्रेल हमेशा भीड़ से भरी होती थी। लोकल लोगों से, टूरिस्ट से, हर कोई वहाँ घूमने आता था। तो हमने प्लान बनाया 3 दिन का बैकपैकिंग ट्रिप का, जो हमें दूर ले जाए, अकेलेपन और शांति की तरफ। मैंने ट्रिप प्लानिंग की जिम्मेदारी जेसन को दे दी। 2 हफ्ते बाद हमने अपनी कार से एक दूर दराज ट्रेल हेड तक पहुँचे। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर बस एक पुरानी धूल से भरी SUV खड़ी थी, जो शायद सालों से नहीं चली हो। रास्ते में ज़्यादातर सफ़र आसान था, लेकिन आखिरकार 2-3 मील उसके बाद हम उस जंगल में चले गए। रास्ता ज़्यादातर आसान था क्योंकि सीधा रास्ता था, लेकिन आखिरी 2 मील में हमें एक पहाड़ चढ़ना पड़ा। हम बहुत थक गए थे, लेकिन जेसन ने जो साइड चुनी थी वो वाकई में बहुत शानदार थी। एक ऊंचाई पर
पूरी घाटी को देखते हुए। ऐसा नज़ारा जो हमने कभी भी नहीं देखा हो। हमने टेंट लगाया, लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाई, और फिर बातें करते करते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक ट्रेल से किसी के कदमों की आवाज़ आई। हम दोनों चुप हो गए। कुछ ही सेकंड में एक आदमी आग की रोशनी में हमारे सामने आया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई हैंड लैंप नहीं था। हर हाइकर जानता है कि रात में बिना लाइट चलना खतरे से खाली नहीं है। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। जेसन ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोला, मैं पार्क रेंजर हूँ, ये ट्रेल बंद है, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। हम चौंक गए। हमें तो कल ही स्टेट से परमिट मिला था। कौन सा असली रेंजर पहाड़ों के बीचों बीच अकेले घूमता है? हमने उससे सवाल पूछा, लेकिन उसने टोकते हुए कहा, पैक करो और मेरे साथ चलो अभी। जेसन ने साफ मना कर दिया। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और अंधेरे में वापस चला गया। हम बहुत घबरा गए थे उसकी यह बात सुनकर। पूरी रात हमने सोने की कोशिश नहीं की। बीच बीच में लग रहा था कोई आसपास चल रहा है। फिर आधी रात के करीब झाड़ियों के पास से हमें कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। हमने जब उधर टॉर्च मारी और जो हमने सामने देखा उसे देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। वह इंसान नहीं था, एक झुकी हुई सफ़ेद हड्डियों जैसी चमड़ी वाला जीव, बिना बालों का, लंबा चौड़ा मुंह और बड़े बड़े गड्ढे जैसे अंधेरे में चमकते आंखें। वह इंसान नहीं था। पता नहीं वो क्या था। वह कुछ पल तक हमें घूरता रहा, फिर ऐसे ही झाड़ियों में कहीं अचानक गायब हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कांपते रहे। जेसन बड़बड़ाया, उस आदमी की चाल देखी तूने? लगता है वह इंसान नहीं था। अब सारी चीज़ें जुड़ने लगी थी। बिना लाइट के चढ़ना, अजीब सी मुस्कान, रात को ट्रेल पर अकेले, और अब यह जीव जैसा प्राणी। हम दोनों ने आग के पास बैठकर पूरी रात काटी, हर आवाज़ पर चौंकते रहे। और जैसे ही सूरज निकला, बिना देर किए हमने सब समेटा और सीधा वापसी का रास्ता पकड़ा। जब पार्किंग पे पहुंचे, वही एसयूवी जो धूल से भरी हुई थी अभी भी वहीं खड़ी थी। अब हमारे मन में डर और भी गहरा हो गया। क्या वो एसयूवी वाला हाइकर भी उसी आदमी का शिकार हुआ होगा या फिर उस जीव का? हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। आज भी सोचते हैं, अगर हमने उस अजीब आदमी की बात मान ली होती तो शायद हम आज यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बताने के लिए मौजूद नहीं होते। और जब हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में सर्च किया तो पता चला स्थानीय लोग इसको रेक नाम से जानते हैं। ये इंसानी शरीर में छुपा हुआ एक शैतान होता है जो लोगों को जिंदा खा जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये लोगों की बॉडी से उनका एक एक खून का कतरा खींच कर निकाल देता है। मेरा नाम जेसन है और ये कहानी मैं अपनी ही मुंजवानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मैं कॉलेज के टाइम पर अपने कुछ दोस्तों के साथ अक्सर कैंपिंग पर जाया करता था। हर साल हम लोग मिलकर कहीं ना कहीं टेंट लगाने जाया करते थे और जंगल में रात बिताते थे। लेकिन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, सब अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी की शादी हो गई, किसी की नौकरी लग गई, किसी का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, और ऐसे ही हमारा मिलना मुश्किल होता चला गया। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना अकेले ही चला जाऊं। एक कैंप ग्राउंड था जहां हम पहले भी कई बार जा चुके थे। थोड़ा दूर जरूर था और वहां तक जाना आसान नहीं था, लेकिन शायद इसीलिए वह जगह मुझे बहुत पसंद थी। आमतौर पे वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि और भी आसान जगह थी पास में कैंपिंग करने के लिए। मैंने अपना कैंपिंग किट साथ में लिया और उस जगह पर पहुंचा। रास्ता मुझे अच्छे से पता था और मैं उस जंगल में पहुंचा और मैंने अपना टेंट लगाया, सामान ठीक किया और थोड़ा रिलैक्स हो गया। लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक आदमी वहां आ गया। वो देखने में किसी आम हाइकर जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था। ना टेंट,
ना ही कोई कुकिंग गियर और ना ही कोई और सामान। मुझे अजीब लगा कि अगर वो कैंपिंग नहीं कर रहा तो इतनी दूर और इतनी मुश्किल रास्ता तय करके यहाँ क्यों आया है। फिर मैंने सोचा शायद उसे भी शांति चाहिए होगी। मैं अपने टेंट के पास रहा और कैंप ग्राउंड के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। शाम के करीब 6 बजे मैंने खाना बनाने के लिए थोड़ा सा दूर गया और मैंने देखा कि वह आदमी अब वहाँ नहीं है, वो यहाँ से चला गया था। मैंने सोचा अब रात होने वाली है, अब मुझे ट्रेल से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब बस 1 घंटा बचे थे रात होने में, और अगर मैं उस जंगल में ट्रैक करने जाता तो कम से कम 3 घंटे तो लगते ही थे। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अब मैं फिर से अकेला हो चुका था। मैंने अपनी मिनी स्टोव निकाला, पानी उबाला और फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाना खा लिया। सूरज अब ढल चुका था तो टेंट के किनारे अपनी छोटी सी लैंप लटका दी। थोड़ी देर तक मैं बस बाहर ही बैठा रहा, शांत जंगल को सुनता और देखता रहा। लेकिन फिर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई। मैं अब पूरी तरह अकेला था। पहले जब हम ग्रुप में आते थे तो इस टाइम तक सब मिलकर आग के पास बैठते थे और हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज सिर्फ मैं था और ये सन्नाटा। थोड़ी देर बाद मैंने लैंप बंद करके टेंट के अंदर चला गया और लेट गया। कितनी देर सोया यह तो मुझे पता नहीं, पर बीच रात में कदमों की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितने बजे होंगे, लेकिन वह आवाज़ अब धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। कदमों की आवाज़ कुछ ही मीटर दूर रुक गई। मैंने टॉर्च जलाने के लिए इधर उधर हाथ मारा। मैंने लैंप ढूंढा और जैसे ही रोशनी की और टेंट का जीप खोलकर बाहर झाँका तो मेरे ठीक सामने करीब 20 फीट दूर एक साया खड़ा था। बिल्कुल वो उसी इंसान जैसा लग रहा था जो सुबह के टाइम मुझे मिला था और वहाँ से लौट गया था। लेकिन अब वो शायद वापस आ गया था और ठीक मेरे से 20 मीटर दूर खड़ा था। बिना हिले बिना कुछ बोले वो वहीं खड़ा था। वो अंधेरे में इतनी देर तक वहीं खड़ा रहा कि अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने आवाज़ दी, भाई तुम ठीक तो हो, कुछ चाहिए क्या आपको? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो या तो मेरी तरफ देख रहा था या तो उल्टी दिशा में देख रहा था। पर सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात यह थी कि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि वो ज़्यादा खतरनाक है कि नहीं। उसका मुझे देखना या पीठ घुमाकर चुप रहना, ये बहुत ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा था। मैंने धीरे से अपनी पॉकेट नाइफ अपने बैग से निकाली और वहीं बैठा रहा। 15 मिनट ज़िंदगी के सबसे लंबे मिनट थे मेरे लिए। मैं बस उसे देखता रहा, वो हिला तक नहीं। और फिर वह अचानक खड़ा हुआ और मुड़ा और जंगल के एक झाड़ी की तरफ चला गया। जब उसने मुड़कर कदम बढ़ाए थे तब मुझे समझ में आया कि वो पूरे टाइम मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कदमों की आवाज़ अब धीरे धीरे दूर जाती हुई मुझे सुनाई दी और तभी कुछ देर बाद मुझे उन झाड़ियों के बीचों बीच कोई चीज़ हिलती हुई महसूस हुई। मैंने ध्यान से देखा और फिर वो चीज़ मुझे देखी। पेड़ के पीछे से झांकती हुई एक बड़ा लंबा कुत्ते जैसा प्राणी, लेकिन 2 पैरों पर खड़ा था। वो उसका मुंह किसी इंसान जैसा नहीं था, जबड़ा बड़ा और लटका हुआ था। आंखें अंधेरे में चमक रही थी, बिल्कुल किसी लाल बत्ती की तरह। वह आदमी अब वहाँ नहीं था और अब मुझे समझ में आया, शायद वह आदमी कोई इंसान नहीं था, शायद वो कोई शैतान था जिसे मैं अब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो जीव कुछ देर तक तो मुझे घूरता रहा, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, वो वापस जंगल की तरफ लौट गया। मैं पूरी रात वहीं जगता रहा। मेरी आंखों में अब कहाँ नींद आने वाली थी। सुबह होते ही मैं बिना कुछ खाए मैंने सब कुछ समेटा और जंगल से निकल पड़ा। आज भी मैं सोचता हूँ, अगर उस रात मेरी नींद ना खुलती तो शायद मैं किसी और कहानी का एक हिस्सा बन चुका होता। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और मैं नेपाल गया हुआ था
काठमांडू के एक बर्फीले जंगली इलाके में, जहाँ मैं कुछ जीव जंतुओं का शिकार कर सकूं। मुझे वैसे शिकार करना बहुत ज़्यादा पसंद है और रोमांचक जगह पर जा जाकर खोज करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 23 साल का हूँ और अभी अभी मैंने अपना कॉलेज छोड़ा है, क्योंकि मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने इधर उधर काम करके इतने रुपए तो इकट्ठे कर लिए थे कि मैं एक बड़ी यात्रा कर सकूं। मैंने काठमांडू नेपाल जाने का फैसला किया और 2 हफ्ते की एक ट्रिप की योजना बनाई। ये सारी बात मैंने अपने एक दोस्त ल्यूक को बताई थी। वो ये बात सुन के वो भी जाने के लिए वहाँ उतावला हो गया। उसने मेरे से वहाँ जाने के लिए जिद की। उसने बोला कि अगली यात्रा के लिए वो मुझे इसका पैसा दे देगा। मुझे उसकी बातों पे पूरा यकीन था, क्योंकि वो अपने बातों का बहुत पक्का था और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। इसलिए हम दोनों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया और हमने 2 हफ्ते में लगने वाली वो सारी चीज़ें पैक कर ली और हम नेपाल की तरफ निकल गए। नेपाल काठमांडू के एक बर्फीले इलाके में, जहाँ पर हमें जाना था। हमने सोच रखा था कि हम वहाँ बहुत मौज करेंगे और नेपाली शराबों का भी स्वाद लेंगे। हमने सोच रखा था कि जैसे ही हम नेपाल काठमांडू पहुँचेंगे तो हम सबसे पहले वहाँ एक अच्छे से होटल में रुकेंगे और वहाँ पर शिकार करेंगे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे और बहुत सी मनोरंजन चीज़ें करेंगे। और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही हम काठमांडू पहुँचे, हमने जो होटल चुना था, हम उस होटल के अंदर चले गए। मैं आपको उस होटल का नाम तो नहीं बताना चाहता, इससे होटल की बेइज्जती होगी या फिर कुछ भी XYZ, इसलिए मैं आपको वहाँ का नाम नहीं बता सकता होटल का। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे नेपाली शराब का स्वाद लिया, उसके बाद बहुत सी मनोरंजन चीज़ें की। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे मछली पकड़ी, तालाब में जाके नाइट में कैंपिंग की, बहुत चीज़ें की। अब हमारे पास अंतिम 5 दिन बचे थे, जिसमें हमारे पास 2 काम थे करने को। पहला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना और दूसरा जंगल में जाके शिकार करना। हमने सबसे पहले जंगल में जाके शिकार करने का फैसला किया और उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोची। लेकिन ये जो फैसला था हमारा सबसे ज़्यादा गलत साबित होने वाला था, क्योंकि उस दिन मेरे साथ जो हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था। वैसे तो जब हम लोगों ने जंगल में शिकार करने जाने का फैसला किया तो हम लोगों ने काफ़ी उसके बारे में पूछताछ की, जिसके कारण हमारी कुछ दोस्ती कुछ शिकारियों से हुई, जिसमें सबसे पहला शिकारी था अवेश, जो शायद इन शिकारियों का नेता लग रहा था। अवेश देखने में सबसे ज़्यादा अनुभवी लग रहा था। अवेश के साथ कुछ और शिकारी थे, जिसमें एक का नाम था आर्यन। आर्यन अवेश का छोटा भाई था, जो कि अवेश से बिल्कुल विपरीत था। वो हट्टा कट्टा था और अवेश थोड़ा मोटा था। अवेश के साथ 3 और शिकारी थे, जिनमें 2 का नाम तो मुझे याद है, लेकिन तीसरे का नाम नहीं याद है। एक का नाम डेनिस था और एक का नाम चेतन। तीसरे का नाम मुझे इसलिए नहीं याद है क्योंकि कोई उससे बात ही नहीं करता था, और अगर किसी को भी कोई काम होता था तो ए लड़का कह के ही उसे बुलाते थे। सब लड़के लड़के कह के ही बुलाते थे। उसके बाद हम सभी ने अपना अपना नंबर एक्सचेंज किया, एक दूसरे को नंबर दिया और उसके बाद चल दिए जंगल की तरफ शिकार करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने यात्रा शुरू की। हम लोग माउंट एवरेस्ट के जंगल के पास गए थे ताकि हमें वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाए, जैसे कि तेंदुआ, खरगोश, जंगली जानवर, भालू, बर्फीले भालू और खास करके याक। याक मतलब एक अलग किस्म की बैल जैसा कुछ होता है। याक तो आप जानते ही होंगे, जो बर्फीले इलाके में पाया जाता है। तो हमने रात के तकरीबन 8 बजे यात्रा शुरू की थी और हमने सोचा था कि रात के 10 बजे तक हम शायद वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम शिकार करेंगे। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते तकरीबन 11 बज गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था हमें। हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर सी तस्वीरें ली और बहुत से जंगली जानवर को भी देखा, लेकिन अब जो हमें शिकार करना था वो याक का था। लुक ने मेरे साथ शर्त लगाई कि सबसे पहले याक वो मार के दिखाएगा और वो इस शर्त को जीतेगा भी। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं, अवेश और चेतन हम लोगों ने एक अलग टीम बनाई और मेरे दोस्त लूक, डेनिस और आर्यन और वो 5वां लड़का, उन्होंने एक अलग टीम बनाई और हम लोग याक को खोजने के लिए बर्फ में चलने लगे। हम लोगों को चलते चलते अब 30 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना हमें अभी तक याक मिला था कि तभी अचानक हमें कुछ हलचल सी महसूस हुई। जब हमने सामने देखा तो हमें कुछ तेंदुआ सा प्रतीत हुआ कि तेंदुआ शायद किसी चीज़ का पीछा कर रहा था। मैं बता दूं कि अवेश और चेतन के पास एक एक रिवॉल्वर थी और चाकू भी था। मेरे पास एक पिस्टल और टेबलाइजर गन था, जिसे मैं अपना शिकार कर सकता था। उस तेंदुए की तस्वीर लेने के बाद मैं और आगे बढ़ा
और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे याक एक जगह चर रहे हैं, लेकिन डेनिस को ये बहुत अजीब लगा क्योंकि आमतौर पे याक रात में चरते नहीं हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम एक ना एक याक को तो मार के जरूर गिराएंगे। मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए यानी उसको हड़बड़ाने के लिए मैंने ट्यूबलाइजर गन को उसकी तरफ फायर कर दिया जिससे वो घबरा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी मैंने एक डार्ट उसके गले पे मारा। गले पे मारने पर खून जमा देने वाली एक चीख सुनाई दी जिससे सभी थर थर कांपने लगे। और अचानक वो याक हमारी तरफ मुड़ा और उसकी लाल आंखें इतनी चमक रही थी उस अंधेरे में और हमारी तरफ वो दौड़ने लगा। अबेस और डेनिस उस पे गन की गोलियां बरसाए जा रहे थे और गोला बारूद बरसाए जा रहे थे। मैं इतना डर गया कि मैं एक पेड़ पे जाके चढ़ गया। जब अबेस ने देखा कि बहुत सारी गोली बारूद खत्म करने के बाद भी उस याक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि उसने आधा से ज्यादा गोला बारूद बर्बाद कर दिया था। इतने में 6-7 याक को मारा जा सकता था, लेकिन उस याक पे इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा था। पता नहीं वो किस चीज का बना था। देखते ही देखते अबेस एक झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया, लेकिन डेनिस उसके ऊपर गोलियां चलाते ही रहा कि तभी उस याक का ध्यान डेनिस की तरफ गया और वो डेनिस की तरफ तेजी से दौड़कर जाने लगा। डेनिस अभी कुछ कर पाता उससे पहले उस याक ने उसको एक टक्कर मार दी। मैं पेड़ से उतर के अभी भाग ही रहा था, अभी मुझे कुछ सेकेंड ही हुए थे कि मैंने डेनिस की दर्दनाक चीख सुनी। जब मैंने अपना सर घुमा के देखा तो पाया कि उसने डेनिस को पूरा चीर फाड़ दिया है। उसकी खोपड़ी एकदम खुली हुई है और पूरा खून से लथपथ उसका लाश बर्फ में ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो मेरी तरफ देख के घूर रहा था कि तभी अवेश झाड़ियों से बाहर आया और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ के गोलियां चलाने लगा। लेकिन मेरे सामने ही देखते उस याक ने अवेश को भी चीड़ फाड़ के रख दिया। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं अपनी जीप की तरफ भागने लगा। भागते भागते मुझे ल्यूक की आवाज सुनाई थी जो ठीक मेरे साइड से भागते हुए आ रहा था। वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो भी यही बात बता रहा था कि उसने एक ऐसे याक को देखा है जिसने चेतन को मार दिया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मैंने उससे पूछा कि वो लड़का और आर्यन कहाँ है। लोग ने बताया कि वो पीछे शायद छूट गए हैं। मैं नहीं जानता, मैं कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां के भाग आया क्योंकि उस जीव पे किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है। पता नहीं वो क्या चीज है। उसकी लाल चमकती आंखें, उसके चमड़े ऐसे लग रहे हैं मानो लोहे के बने हों। उस पे किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है। उसके बाद हम भागते भागते जीप की तरफ जाने लगे कि तभी हमें अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चीख आर्यन की थी। अब शायद आर्यन भी हमें छोड़ के जा चुका था। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। हम सीधा जीप के पास पहुंचे और जीप के अंदर बैठ गए। जीप के अंदर बैठने के बाद हमने देखा कि वे लड़का जो 5वां लड़का था वो भी पास में हमारे भागता हुआ आ रहा है। वो आके बैठ के गाड़ी में औरों का इंतजार करने लगा। हमने कहा तू क्या कर रहा है, अभी कोई नहीं बचा है, जल्द यहाँ से निकल। लेकिन उसने कहा नहीं, हम यहाँ इंतजार करेंगे। हमने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि चेतन भी भागता हुआ हमारे पास आ रहा है। वह भी बचा हुआ था। चेतन आके फ्रंट वाली सीट पे बैठ गया। हम सभी पीछे बैठे हुए थे और तभी उस लड़के ने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट करते ही जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने पाया कि वही याक अब गुस्से भरी नजरों से हमें देखकर हमारा पीछा कर रहा है। वो अब हमें पकड़ने वाला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी थी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन तब मैंने वो काम किया जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी जान भी बचानी थी। मैंने चेतन को गाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो जीव जो भी है वो उसके ऊपर टूट पड़े और हम लोगों को यहाँ से बच के निकलने में टाइम मिले। और मैंने चेतन को वाकई में धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मैंने उस लड़के को कहा तू जल्दी गाड़ी भगा यहाँ से, नहीं तो हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे देखते ही देखते उस जीव ने चेतन को धड़ से अलग कर दिया और उसके पूरी बॉडी को फाड़ के वहीं खाने लगा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चीज क्या है। हम लोग डरते डराते दोबारा उसी होटल में पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद भी अभी भी मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि आखिर मैंने वो क्या चीज देखा है। उसके बाद अगली सुबह ये सारी घटना पेपर में भी छपी थी, लेकिन हम लोगों का वहाँ नाम नहीं आया।
सभी ने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर या तेंदुओं का काम है और शायद ये लोग शिकार करने आए थे, लेकिन उनको क्या पता कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैं दोबारा अमेरिका चला गया और दोबारा कभी भी लौटकर नेपाल यानी काठमांडू यहाँ आने की नहीं सोची, क्योंकि वो चीज़ जो मेरे साथ घटी थी उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैडी है और ये घटना मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटित है। यह घटना इतनी ज़्यादा हिला देने वाली है कि इस घटना को जब मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं पूरा हिल सा जाता हूँ अंदर से। बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त कैंपिंग ट्रिप के लिए जंगल में गए हुए थे। मैं बता दूँ कि हम कॉलेज में एक ही साथ पढ़ा करते हैं। वैसे तो कॉलेज में बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो होते हैं ना कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे खास दोस्त जिनसे कुछ ऐसा गहरा नाता बन जाता है कि क्या ही बताएं। तो ऐसे ही हम 5 दोस्त थे। हम 5 दोस्तों में एक लड़की थी जिसका नाम था साइला, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। एक मेरा दोस्त मोंटी था जिसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम एना था। और एक मेरा दोस्त रिचर्ड, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा अलग ही टाइप का इंसान था। हम 5 दोस्त बहुत ही अच्छे थे। हम लोग कहीं भी जाते थे घूमने के लिए तो साथ में ही जाया करते थे। यह हमें एक बहुत अच्छी आदत थी। तो जब हमारे कॉलेज का फाइनल ईयर ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस याद में हम लोग एक ऐसी ट्रिप करें जो कि सबको याद रहे। तो हम लोगों ने कुछ दिन वेट किया और एक ऐसे जंगल की तलाश की जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हमें एक ऐसे जंगल के बारे में पता चला जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते थे। जब हमने उस जंगल के रिव्यू पढ़े और हमने उसकी रेटिंग देखी तो कुछ खास रेटिंग नहीं थी, लेकिन उसके रिव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें हमको पढ़ने को मिली जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी। कुछ लोग बोलते थे कि वहाँ मॉन्स्टर है, कुछ लोग बोलते थे कि वो जंगल मनहूस है। सबकी अलग अलग राय उस जंगल के ऊपर थी, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि नहीं, उस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, वो जंगल अच्छा है, वो सुंदर है। बहुत ऐसी चीज़ें रिव्यू के तौर पे लिखी हुई थी। हम लोगों को कुछ ज़्यादा इससे फर्क पड़ने वाला नहीं था क्योंकि हमें तो जाना ही था। तो हम लोगों ने रविवार की सुबह तकरीबन 10 बजे करीब अपना सारा सामान पैक किया और उस जंगल की तरफ निकल गए। वही जंगल हमारे शहर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था। तो हमें वहाँ पहुँचते लगभग 4-5 घंटे लग गए क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। हम तकरीबन 10 बजे निकले थे तो हमें वहाँ पहुँचते 4 साढ़े 4 बज गए थे लगभग। जब हम उस जंगल के पास पहुँचे तो वाकई में कुछ लोगों के हिसाब से तो वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और वो मीलों तक फैला हुआ था। हम लोगों ने क्या की कि अपनी कार को जंगल के अंदर की तरफ मोड़ लिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जंगल और भी घना हो गया और आगे कार ले जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि जो सड़क हमें अंदर लेके आई थी वो अब आगे बंद थी क्योंकि बहुत से घने पेड़ एक पास होकर जमे हुए थे। तो हम आगे गाड़ी लेके नहीं जा सकते थे। हमने गाड़ी को ही साइड में एक झाड़ियों के बीच में पार्क कर दिया ताकि किसी को दिखे ना। उसके बाद हम लोग कार से उतरे और अपना सारा सामान निकाला और अपने बैकपैक लेके जंगल की तरफ बढ़ने लगे। अब हम लोग जंगल के शायद काफ़ी अंदर आ चुके थे जहाँ पर हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ हम कैंप लगा सकते थे। हम लोगों ने सारा अपना बैकपैक उतारा और कैंप लगाने लगे। हम टोटल 3 कैंप लगाने वाले थे, जिसमें एक में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, दूसरे में मोंटी और उसकी गर्लफ्रेंड और तीसरे में रिचर्ड रहने वाला था। हम सब कैंप लगा रहे थे। कैंप लग जाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें। तभी मोंटी ने बोला कि मैं जाता हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तब तक तुम खाने पीने और कैंप फायर का इंतजाम करो।
हम सब खाने पीने का इंतजाम करने लगे और मोटी जंगल की तरफ चला गया सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए। अब हम लोगों ने हर एक चीज़ की तैयारी कर ली थी और हम उस रात में नॉनवेज बनाने वाले थे। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन मोंटी अभी तक नहीं आया था। हम सबको थोड़ी चिंता होने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मोंटी अभी तक नहीं आया कि तभी झाड़ियों से आवाज आई। वो मोंटी था। मोंटी आ गया था। हमने पूछा मोंटी इतनी देर क्यों लग गई। मोंटी ने कहा, अरे यार मुझे ना कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी, हर तरफ गीली लकड़ियाँ थी, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन मुझे इस बार मोंटी की आवाज़ में कुछ भारीपन लगा और अब जो माहौल पहले इतना अच्छा था अब मनहूसियत से भर गया था। मुझे अब बहुत ही बेकार वाइब्स आने लगी थी। लेकिन मैं इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। मैं गया, मैंने कैंप फायर जलाया और खाने का सारा सामग्री लेकर खाना बनाने लगे। हम लोगों ने एक और जगह कैंप फायर जलाई थी क्योंकि उस समय हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और हम लोग वहीं पर चेयर डालकर बैठे हुए थे। लेकिन मोंटी क्योंकि हमसे काफ़ी दूर टेंट के पास बैठा हुआ था। जब हमने उससे बुलाया कि यहाँ आ जा तो उसने साफ मना कर दिया, कहा नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है, तुम ही बैठो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? मोंटी ने ज़्यादा कुछ पहना भी नहीं था, उसने बस एक टी शर्ट डाल रखी थी और जीन्स पहनी हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता कि उसे ठंडा न लगे? क्योंकि हम आग के पास भी बैठे थे तो हमें हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। लेकिन मोंटी सीधा कह रहा था कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही थी। अब मुझे उसकी बात बहुत ही अजीब लग रही थी। उसके बाद खाना वाना बन गया और सभी खाना खाने लगे। लेकिन जब खाना मोंटी के थाली में दिया गया तो पता नहीं वो अलग ही तरीके से पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वो किसी जानवर की तरह हड्डियों को खाए जा रहा था। वो ना तो चपाती ले रहा था ना चावल, कुछ भी नहीं। वो केवल हड्डियों को खाए जा रहा था। वो मांस को खाया जा रहा था। वो किसी जानवर की तरह खाया जा रहा था। हम सब देखकर ये दंग रह गए। हमने कहा मोंटी ये क्या हरकत कर रहे हो? सबको दिक्कत हो रही है खाने में, आराम से खाओ। लेकिन वो किसी जानवर की तरह हड्डियों को खाया जा रहा था। जब मांस खत्म हो गया तो हड्डियां खाने लगा। हमने सोचा कि शायद इसकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। सबने खाना खा लिया और उस बात को भूल से ही गए थे। सब खाना खाने के बाद सब अपने अपने टेंट के अंदर जाने लगे। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम अपने टेंट में चले गए। रिचर्ड अपने टेंट में चला गया और मोंटी और उसकी गर्लफ्रेंड अपने टेंट में जाने लगे। लेकिन मोंटी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाता हुआ देख जब मैंने मोंटी के चेहरे को देखा था, उसके चेहरे पे एक अलग ही शैतानी हंसी थी। मैं इस चीज को कुछ समझ नहीं पाया। मैं टेंट के अंदर जाकर टेंट का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गया था और सोच रहा कि मोंटी में कुछ तो बदलाव है, कुछ तो गलत है मोंटी के साथ। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला कि तभी अचानक हमें एक दर्दनाक चीख की आवाज सुनाई दी। वो मोंटी की गर्लफ्रेंड की थी। हम सभी दौड़ के बाहर निकले तो पाया कि मोंटी का जो टेंट था अब वो फटा हुआ था और मुझे कहीं भी ना तो मोंटी दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। कि तभी जंगल की दूसरी तरफ झाड़ियों में हमें कुछ दिखा। जब हम भाग के वहां गए और उधर लाइट मारी तो वो नज़ारा देखकर हम दंग रह गए। मोंटी की गर्लफ्रेंड वहां खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके ठीक ऊपर मोंटी बैठा हुआ था जो कि किसी पागल की तरह उसके शरीर को फाड़ के खा रहा था। मोंटी की गर्लफ्रेंड में अभी भी जान थी। वो हमसे कह रही थी कि तुम सारे यहाँ से भाग जाओ, ये मोंटी नहीं है, ये कोई शैतान है और मोंटी को इसने मार दिया है और उसी का रूप धरकर ये यहाँ आया है और अब ये हम सबको मार देगा। तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ से भाग जाओ।
लेकिन मुझे मोंटी की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि तभी अचानक मोंटी का रूप बदला और वो एक ऐसे किस्म के क्रिएचर में बदल गया जिसको ना तो हमने कभी देखा था और ना ही कभी उसके बारे में हम लोगों ने सुना था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो तकरीबन 7-8 फीट लंबा कोई जीव था जिसके ऊपर सिंह उग रहे थे किसी बारहसिंगा की तरह। वो बहुत ही पतला सूखा था, उसकी सारी पसलियां दिख रही थी, उसकी आंखों में 2 लाल बल्ब चमक रहे थे, उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था उसके हाथ मां जाने कितने पतले हो। उसकी टांगें बहुत पतली थी और एक अजीब किस्म की सड़े मांस की बदबू अब चारों तरफ फैल गई थी। हमारे देखते ही देखते उसने मोंटी की गर्लफ्रेंड का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर मेरी गर्लफ्रेंड ने एक दर्दनाक चीख मारी। अब मैं वहां एक सेकंड नहीं रुक सकता था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। रिचर्ड अब बेहताश होकर खड़ा होकर वहीं पे वह सब चीजें देख रहा था। उसको अब सदमा लग गया था इन सारी बातों का। मैंने रिचर्ड को काफी आवाज मारी कि भाग वहां से, भाग, वो मोंटी नहीं है, भाग वहां से। लेकिन वो हमारी बात सुनने के ही तैयार नहीं था। मैं दौड़ के उसका हाथ पकड़ा और तेजी से अपनी तरफ खींचा। तब जाके वो होश में आया और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते वहां से भागने लगा। अब वो शैतान जो भी था वो अब हमारा पीछा कर रहा था। पीछा करते करते एक आवाज जो कि मोंटी की गर्लफ्रेंड की थी वो हमें सुनाई देने लगी। डेविड, रिचर्ड, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूं, ये मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। ये बिल्कुल मोंटी की गर्लफ्रेंड की आवाज थी, लेकिन हम जानते थे कि वो अभी ठीक हमारी आंखों के सामने मर चुकी है। और ये जो बोल रहा है वो और कोई नहीं, ये वही शैतान बोल रहा है। हम भागते रहे कि तभी अचानक रिचर्ड का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पे गिर गया। हम वहीं रुक गए और पीछे रिचर्ड की तरफ बढ़ने वाले ही थे कि तभी हमने देखा कि वह शैतान सीधा रिचर्ड के ऊपर छलांग मार के उसके ऊपर चढ़ गया। अभी वो रिचर्ड को कुछ कर ही पाता कि तभी अचानक गोलियों की बरसात उस शैतान के ऊपर होने लगी। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो शैतान जो भी था रिचर्ड को छोड़कर जंगल की तरफ पीछे भाग गया। जब हम लोगों ने देखा तो हमने पाया कि ये फॉरेस्ट रेंजर है जो कि वहाँ पे इस सब जगह का रक्षा करते हैं। उन्होंने हमें पकड़ा और हमें अपने हेडक्वार्टर ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमसे सारी बातें पूछी। हम लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। वो लोग हम पे बहुत गुस्सा करने लगे, कहने लगे कि तुमको किसने कहा था यहाँ घुसने को, क्या तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा था? हम लोगों ने कहा नहीं, हम इतने ज़्यादा खुश थे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा और ना ही हमने इसके बारे में कभी सोचा था। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए और हमें वहाँ से जाने दिया। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए। इन सब बातों को अभी तक काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। लेकिन जब मैं उन बातों को याद करता हूँ कसम से मेरी रूह तक कांप जाती है कि काश हम लोगों ने उन सारे रिव्यू को अच्छे से पढ़ा रहता और हम वहाँ पे ना जाते तो शायद मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड आज जिंदा रहते। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। तो दोस्तों ये थी डेविड की कहानी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और माफ़ी चाहता हूँ स्टोरी लेट होने के लिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए स्टोरी लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।